चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी को टीएमसी पर हमले का एक और हथियार मिल गया है। मुद्दा बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत का है और इस बहाने बीजेपी बंगाल की बेटी की सुरक्षा का सवाल उठाकर ममता बनर्जी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के झंडे में डेड बॉडी, बीजेपी के झंडे में लिपटा शव, रोते बिलखते परिवार वाले। और शोभा मजुमदार अमर रहे के नारे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ये सब कुछ तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि शोभा मजुमदार की मौत के बाद टीएमसी सीधे बीजेपी के निशाने पर आ गई है और आरोप लग रहा है बंगाल की मां की हत्या का। बेटा बीजेपी कर रहा है, इसलिए उनका माताजी को लास्ट फरवरी महीना में उसको इतना पीटा था। तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। वेंटिलेशन में था, उनका बहुत चोट भी लगा था, अंदर में हेड इंजरी था। सब पूरा देश देखा कैसा 84 इयर्स का जो वृद्धा माताजी था उसका ऊपर अत्याचार हुआ था। बंगाल का बेटी जो कैंपेनिंग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, मुख्यमंत्री खुद बंगाल का बेटी बोल रहा है। क्या वो बंगाल का बेटी नहीं है, बंगाल का मां नहीं है? दरअसल 85 साल की शोभा मजुमदार नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां थी, जिसकी पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था। और अब इस बुजुर्ग महिला की मौत के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शोभा मजुमदार की मौत को बंगाल चुनाव से जोड़ते हुए ट्वीट किया, बंगाल की बेटी की मौत से दुखी हूँ। टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की। मजुमदार परिवार के इस घाव का दर्द ममता दीदी को लंबे समय तक परेशान करेगा। बंगाल हिंसा मुक्त कल के लिए लड़ेगा ताकि हमारी माताओं और बहनों को सुरक्षित भविष्य मिले। इस हमले और आरोपों के बीच टीएमसी कह रही है कि शोभा मजुमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद में नीचे गिरने से हुई है। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়াই রুগী ছিল। তারপরে সেই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে ধাক্কাধাক্কি করে যা বলতে মা হসপিটাল ভর্তি ছিল। কলকাতায় ছিল ভর্তি? হ্যাঁ, কলকাতায়। আচ্ছা, তাহলে পরে ওখানে ট্রিটমেন্ট কে দিচ্ছিল? সব চিকিৎসার খরচ কে দিচ্ছিল? সব আমার তো এইখানে কেউ নেই। হ্যাঁ, এবং আমার কর্মী এরা আমার সঙ্গেই ছিল, ওরাই করেছে, হ্যান্ডেলিং করেছে ব্যাপারটা। আমি ঠিক বলতেও পারবো না। चुनाव के दौरान बंगाल की बेटी का मुद्दा पहले ही छाया हुआ है। शोभा मजुमदार पर हमले के आरोप के बाद भी बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर थी और अब उसका प्रहार और भी तीखा हो गया है। वहीं ममता बीजेपी पर मौत का सियासत करने का आरोप लगा रही है और सवाल कर रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, तुम्हारा हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है? তখন কি অমিত শাহের মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না? আর বাংলা কিছু দেখলে টুইট করছে, জীবনে টুইট মানেই জানতো না। बीजेपी ने शोभा मजुमदार की फोटो को ममता के खिलाफ पोस्टर वॉर में भी इस्तेमाल किया था, जिस पर बंगाल की सियासत में खूब हंगामा हुआ था। और अब शोभा मजुमदार की मौत के बाद इस पर सियासत और बीजेपी टीएमसी का टकराव बढ़ना तय है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। बीजेपी की सियासी पिचकारी से इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ ऑडियो वाला स्याह रंग निकला। ये रंग टीएमसी के दामन में दाग की तरह लगा है, मगर तुरंत ही टीएमसी की ओर से भी ऑडियो से भरा हुआ आरोपों वाला गुब्बारा मार दिया गया। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু দেখছি। এবারে তো আমাদের
ये ममता के चुनावी रंग में भंग डालने वाला ऑडियो है। ऑडियो वाली ये पिचकारी चली तो स्याह रंग में सराबोर हो गया टीएमसी का दामन। नंदीग्राम में दूसरे चरण में चुनाव है, मगर उसके पहले बयानों और आरोपों से दोनों खेमा लालम लाल है। बीजेपी ने अपनी सियासी पिचकारी से ये ऑडियो निकाला और आरोपों के रंग से भिगा दिया ममता बनर्जी को, ये कहकर कि ममता ने खुद फोन करके बीजेपी के प्रलयपाल को टीएमसी में आने का ऑफर दिया। बीजेपी के इस ऑडियो में आरोपों का फाग गाया जा रहा है। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। তুমি একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয়পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোন দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। जब आरोपों का ये ऑडियो आया तो ममता की होली बेरंग सी लगती दिखी, मगर पलटवार वाली पिचकारी लेकर टीएमसी भी हाजिर हो गई, इस इरादे के साथ कि बीजेपी को उसी के रंग से रंगेंगे। Mamata Banerjee now not trusted her colleague. She lost her battle. She is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. There is no wrong within this. I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. टीएमसी के होलियार भी तैयार थे। तुरंत खंगाला गया कि किसकी पिचकारी में आरोपों के कितने रंग हैं, उन्हें निकाला जाए और बीजेपी के दामन को सराबोर किया जाए। लिहाजा टीएमसी ने भी आरोपों का फव्वारा मारा, जिसमें मुकुल रॉय दूसरे बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया को बताते दिख रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। हाँ मुकुलदा বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 হ্যাঁ 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, তোমার আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এই বছর যাবো। তুমি এমনি পয়েন্ট যা বললে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। 1 নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে ভালো পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার। बंगाल में चुनाव जारी है, आज होली है और होली पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और तृणमूल ने एक दूसरे पर ऑडियो बम की बौछार कर दिया है। जहां एक और बीजेपी ने एक ऑडियो टेप रिलीज करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी उन्हीं के कार्यकर्ताओं को फोन करके समर्थन मांग रही है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अपना ऑडियो बम सामने लाया है, जहां पे ये आरोप है कि मुकुल रॉय बीजेपी के नेता दूसरे बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया को फोन करके ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। और इन दोनों ऑडियो बम को लेके आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बंगाल चुनाव में तेज हो गई है। ऑडियो वॉर को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने चुनाव आयोग का रुख किया है। आरोपों के रंगों से भरा पड़ा है बंगाल। अभी तो आगाज है, पूरी जंग अभी बाकी है। देखते जाइए आगे क्या होता है। बंगाल का चुनावी रंग किसे रंगीन करता है और किसे गमगीन। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक।
कोरोना की दूसरी लहर इस समय हिंदुस्तान में है और ये सुनकर जितना आपको डर लगे शायद आपकी सावधानी बढ़ सकती है, लेकिन डर के साथ जरूरी है जानकारी और ये भी कि वैक्सीनेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो पूरा माहौल है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमें समय देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि बहुत आपका जो कामकाज है पिछले 1 साल से जिस तरीके से चल रहा है और अभी तक जिस तरह से हम नियंत्रण में रख पाए हैं कोरोना के केसेस को, क्या ये दूसरी लहर भी निकल जाएगी? कितनी चिंता है सरकार को? नहीं, देखिए निश्चित रूप से चिंता का तो कारण है और सबके लिए कारण होना चाहिए। खाली सरकार के लिए या स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं, अपितु देश के हर नागरिक के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और देश के नागरिकों को और सरकारों को सबको ये समझना चाहिए कि अब जब 1 साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है। जो बेसिक 4 ही 5 बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल आसान है, मास्क को ठीक ढंग से पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और अपने जो इन्फेक्टेड हाथ हैं उनको बार बार नाक मुंह पर आंख पर नहीं लेके जाना। यही तो बातें हैं जो बार बार कही गई हैं। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपके आकलन में डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि पूरी दुनिया में अगर पहला वेव आया तो सेकेंड वेव फॉलो किया, तो ये एक बीमारी के लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें या फिर हम ये माने कि हमने कोताही की है? इसको व्यक्तिगत तौर पर इसको मैं कोताही इसको ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए वायरस की जो भी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1-1.25 साल की है। इसको जितना भी समझा जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी अध्ययन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके आधार पर एकदम डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायरस अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी चेंज करता रहता है। वो वायरस में म्यूटेशंस इत्यादि होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कोई अब नॉर्मल भी नहीं है। इसलिए इसको सारे दुनिया के ट्रेंड की तरह ये भारत में उसी प्रकार से कोई सेकंड वेव की तरह से इसको मानना, या ये हम सब जो है अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं, और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, अब टेस्टिंग जो है पर्याप्त मात्रा में करके और हम तुरंत जब पॉजिटिव केस होता था उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते थे, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करते थे, चाहे घर में ही रखते थे, उनके ऊपर हम पैनी निगाह रखते थे और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हम करते थे, चाहे घर में करते हैं, अस्पताल में करते हैं। वो सारी चीजों के अंदर भी जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि लैक्सिटी आई है। लोगों को अब ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों को लगता है कि लोगों ने इतने दिन में क्या देखा कि इतने बड़े देश में 1,19,00,000 लोगों को कोविड हुआ, 1,13,00,000 से ज्यादा जो है वो ठीक होकर घर चले गए।
दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.35% केवल हमारा है, और हमारा रिकवरी रेट एक स्टेज पे आपने देखा 97% तक पहुंच गया था, अभी शायद 94-95 के बीच में है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से 1 साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, और सारे स्वयंसेवी संगठन मिल गए, सारे लोग अवेयरनेस के अंदर लग गए, सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हो गए। आप लोग भी टेलीविजन से रोज रोज सब बातें, वही बातें बार बार लोगों को बताते थे, ब्रॉडली लोगों ने उसको फॉलो भी किया। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, जो आपका टारगेट है कि इतने % पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से क्या हम जा रहे हैं और कब तक हम उम्मीद करें कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक शुरू में एक शब्द यूज किया कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई समय निश्चित है, ना ही इसके लिए ये कहना कि इतने लोगों को इतने दिन के अंदर देना है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक विजन है, साइंटिफिक तरीका है, जिसके ऊपर हम तेजी से, बहुत सफलतापूर्वक और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हम उसमें बढ़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कुछ हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है उसको आप पूरी ताकत के साथ उसका इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिक्कत है, हम कह रहे हैं जितनी हमने उपलब्ध कराया उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करिए। हम उससे ज्यादा आपके लिए, देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने सारे देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हम दे रहे हैं, वो आगे सरकारी अस्पतालों को देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को देते हैं। और आपने बजट में सुना होगा कि 35,000 करोड़ रुपया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो स्पेशली वैक्सीन्स के लिए, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके अलावा न्यूमोकॉकस जो 6 स्टेट्स में दिया जाता था वो भी यूनिवर्सल, यानी कि सारे देश के अंदर न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जो है दी जाएगी। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी जरूरत होगा तो वो हम देंगे। तो भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए कोविड के खिलाफ जंग जीतना, कोविड से देशवासियों की रक्षा करना, उसके लिए इलाज से लेकर और वैक्सीनेशन तक, ये सारी चीजें जो है गहराई और गंभीरता से हर भारतवासी के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी, जिसे कहते हैं, गंभीरता से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव है, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार भी हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही हो जाती है। दवाई अपनी जगह है, लेकिन ढिलाई बिल्कुल नहीं। इसी फलसफे पे हमें अभी चलना है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। तो अभी आपने सुना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, जिनसे बात की हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने। देश में महाराष्ट्र इकलौता सूबा है जहां कोरोना विस्फोट सबसे खतरनाक हुआ है। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। केस की तादाद बेहिसाब बढ़ रही है और अब सवाल यह है कि क्या इलाज के इंतजाम कम पड़ जाएंगे। टास्क फोर्स ने तो सीधे लॉकडाउन की राय दे दी है। महाराष्ट्र में कोरोना का डरावना रूप। एक दिन में 40,000 केस। टास्क फोर्स ने कहा लॉकडाउन ही रास्ता। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात इतने खराब हो गए हैं कि रविवार की रात से पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। लॉकडाउन के अंदेशे के बीच ये सख्ती की शुरुआत है। मुंबई के तमाम इलाके नाइट कर्फ्यू में सूने दिखे। क्या दादर, क्या मरीन ड्राइव, सब जगह सन्नाटा पसरा रहा। हम इस वक्त मुंबई के मरीन ड्राइव पर हैं और यहाँ आप देख लीजिए, जो मुंबई पुलिस है उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला है।
कई लोगों को यहाँ पे बताया गया कि वो यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, 8 बजे का कर्फ्यू है, लोगों को बताया गया। और इसके बाद ये देख लीजिए पूरा का पूरा मरीन ड्राइव इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर 8 बजे के बाद एक शख्स नहीं दिख रहा है, जो कि जनरली ये समय में, कोरोना के समय में भी हमने देखा था, देर रात तक काफी सारे लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि सीएम उद्धव ठाकरे को आपात बैठक बुलानी पड़ी। उद्धव ने राज्य कोविड टास्क फोर्स की बैठक ली। इसमें बड़ी राय ये उभर कर आई कि तुरंत राज्य में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। राज्य में 3,57,000 आइसोलेशन बेड में से 1,07,000 भर चुके हैं। 60,349 ऑक्सीजन बेड में से 12,701 भर चुके हैं। महाराष्ट्र के कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। रविवार को 40,414 नए केस आए और 108 लोगों की जान चली गई। डेथ रेट भी 2% हो चुका है। एक्टिव केस की तादाद 3,25,901 हो चुकी है। मुंबई में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ रविवार को 6,923 नए मामले सामने आए और 8 लोगों की जान चली गई। एक्टिव केस की तादाद भी 45,140 हो गई है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बिना और कोई चारा नहीं बचा। विद्या, मुंबई, आज तक।